हम पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण और आज है गुरुत्वाकर्षण का लेक्चर नंबर 8, जिसमें आज हम बात करेंगे केपलर के नियमों की। तो बात शुरू करते हैं केपलर के प्रथम नियम की। तो पहला नियम जो कहता है केपलर का वह है कि प्रत्येक ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दीर्घवृत्त बना लें। दीर्घवृत्त हम कैसे कहते किसे हैं? तो दीर्घवृत्त जैसे मान लो कोई वृत्त है, वृत्त जैसे चूड़ी आप समझ लीजिए। ठीक है ना, चूड़ी को यदि आप ऐसे दबाएं तो वह कुछ इस शेप का बनता है। ठीक है, उसका शेप कुछ बदल करके यूँ हो जाता है ऐसे। ठीक, आलू के आकार का या फिर कहें अंडे के आकार का। ठीक है, कुछ इस शेप का हो जाता है ना। इस शेप को अपन क्या बोलते हैं? इस शेप को अपन बोलते हैं दीर्घवृत्त। ठीक है, वृत्त को थोड़ा सा हम चपटा कर देते हैं, दबा देते हैं तो दीर्घवृत्त बन जाता है। तो जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर इस दीर्घवृत्त कक्ष में परिक्रमा करते हैं। मतलब सबकी कक्षाएं अलग अलग होंगी। ठीक है ना, पृथ्वी की कक्षा अलग है, मंगल की अलग है, बुध की अलग है, सभी ग्रहों की कक्षाएं अलग हैं, लेकिन उनकी कक्षा होती कैसी है? दीर्घवृत्त होती है। और ये जो दीर्घवृत्त कक्षा है, तो इस दीर्घवृत्त कक्षा में जो सूर्य होता है वह सूर्य सेंटर पर नहीं होता। ठीक है ना, ये तो हो गई कक्षा किसकी? जैसे मान लेते हैं अपन अर्थ की बात करें। ठीक है, तो मान लेते हैं अपनी धरती है कहीं पे अर्थ। ठीक, वह क्या कर रही है? इस अपने दीर्घवृत्त कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो सूर्य जो स्थित होता है वह होता है नाभि पर। ठीक है, नाभि कहाँ होता है? नाभि, और इस दीर्घवृत्त के दो नाभि होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है बॉर्डर पे ऐसे। ठीक है, ठीक है ना, ऐसे होता है दीर्घवृत्त। सेंटर पे नहीं होता, केंद्र पे बीचों बीच नहीं होगा। ठीक है ना, परवलय के दो फोकस होते हैं, दो नाभियाँ होती हैं, और इन नाभियों को अपन जब मिलाते हैं, ठीक, इस फोकस पर दो फोकस हैं इसके। ठीक है, चाहे नाम दे लो F1 F2, दो फोकस हैं। तो इन दोनों में से किसी एक फोकस पर स्थित होता है कौन? सूर्य। मतलब दो नाभि में से किसी एक नाभि पर, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, किसी दो में से एक जगह पर सूर्य स्थित होता है। ठीक, इसको अपन बोलते हैं दीर्घ अक्ष। ठीक है, ये है हमारा दीर्घ अक्ष। और इसको जब हम ऐसे मिलाते हैं, ठीक, तो ये जो रेखा है वह इसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसको अपन बोलते हैं लघु अक्ष। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह ए है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह ए है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की दूरी ए है। ठीक, मतलब टोटल दूरी जो हो गई वह कितनी हो गई? वह हो गई 2a। ठीक, और ये जो दूरी है इसको अपन, इस दूरी की हम बात करें, ये वाली दूरी की। ठीक है, ये जो दूरी है वह दूरी है 2b। ओके, ये दूरी कितनी है? 2b के बराबर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह b है, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना है? b है। ठीक, और ये जो सन है, ठीक, तो यहाँ से सन तक की दूरी, सूर्य तक की दूरी को, मतलब ये दूरी को अपन बोलते हैं AE। ठीक है, वैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे क्या? AE। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये है क्या? दीर्घवृत्त, है ना। दीर्घवृत्त मतलब वृत्त को हमने क्या किया? सर्कल को जैसे चूड़ी हो उसको हमने चपटाया तो हमें कुछ इस तरह की आकृति मिली। ठीक, जहाँ इसका टोटल डिस्टेंस 2a है, मतलब हाफ ऑफ डिस्टेंस ए हो जाएगा, और लघु अक्ष का डिस्टेंस वह 2b है। ठीक है, 2b है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी, यहाँ से यहाँ की भी। और जो सूर्य स्थित होता है वह इस दीर्घवृत्त के नाभि पर स्थित होता है। दीर्घवृत्त के दो नाभि होते हैं। ठीक, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इस अक्ष से, लघु अक्ष से सूर्य की दूरी को AE लिखते हैं। ठीक है, और इस लघु अक्ष से इस सूर्य की, यहाँ पे अगर सूर्य है तो इस दूरी को हम AE लिखते हैं। ठीक है ना। अब यदि हम अपन इसको x एक्सिस माने, इसको y एक्सिस माने, ठीक है, अगर x y मान लें तो अपन क्या कर सकते हैं बताओ? तो इसके निर्देशांक बना सकते हैं ना अपन। इसका निर्देशांक क्या बन जाएगा? इसका निर्देशांक बन जाएगा क्या? AE। ठीक है, और इसमें b वाला 0 होगा ना, y एक्सिस का 0 है, x एक्सिस में AE है, y एक्सिस में 0, तो इसका निर्देशांक हो गया AE 0। इसका निर्देशांक बनाए तो x एक्सिस पर क्या आएगा? -AE। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक्स वाई का आर्टिकल, ठीक, क्लास 10th 9th में। ये -AE और y वाला निर्देशांक 0। यहाँ का यदि हम बनाएं तो यहाँ पे x का निर्देशांक 0 होगा y अक्ष में, y का निर्देशांक कितना? b, पॉजिटिव लेंगे, नीचे निगेटिव लेंगे। यहाँ पे देखें तो इसका निर्देशांक
x का कितना 0, y का -b। ठीक है, ये बन गए इनके क्या निर्देशांक। ओके है ना, ये हो गए इनके निर्देशांक। अब अपन बात करते हैं कि जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, वह कब बहुत पास होता है और कब बहुत होता है दूर। ठीक है, तो इसके लिए अपन दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। इसके लिए फिर से वही अपन दीर्घवृत्त बना लेते हैं एक। ठीक, ये हो गया दीर्घवृत्त। अब यहाँ पे ज़रा देखो, यहाँ पे है क्या, सूर्य मान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे है सूर्य, ये हो गया क्या अपना अक्ष, दीर्घ अक्ष। अब बताओ, ये सूर्य से, इस सूर्य से सबसे अधिक निकट ग्रह की स्थिति क्या होगी बताओ। सबसे अधिक पास ग्रह कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा क्या, सबसे अधिक पास होगा। ठीक है, और यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे दूर होगा। यहाँ पे क्या है, पास है, और यहाँ पे दूर है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये हो गया अपना का लघु अक्ष, ये हो गया लघु अक्ष, है ना। अब सबसे पास होगा तब की दूरी क्या होगी, यदि ग्रह प्राप्त, यदि ग्रह पास है ना, ग्रह यदि क्या है, सूर्य के पास है, ग्रह सूर्य के पास है, तब दूरी कितनी होगी, तब r बराबर निकालें दूरी। तो दूरी देखो ग्रह की सूर्य से कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया कितना a। ठीक, यहाँ से यहाँ का हो गया क्या AE। तो ये वाला डिस्टेंस जब हम निकालेंगे, ये सन से अर्थ की ये वाली दूरी कितनी होगी, टोटल में से इतना माइनस कर देंगे, मतलब a में से AE माइनस कर देंगे, तो हमको सूर्य से ग्रह की दूरी निकल जाएगी। तो दूरी कितनी आएगी, a माइनस AE। दूरी कितनी आई, a माइनस AE, मतलब a कॉमन हो जाएगा ना, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1, यहाँ से -e। ठीक, तो ये कब की दूरी है, जब ग्रह क्या है, सूर्य के बहुत निकट है, तब की कंडीशन की दूरी है। और जब ग्रह सूर्य से दूर हो, ठीक, जब ग्रह दूर हो, जब ग्रह सूर्य से दूर हो, तब की कंडीशन में दूरी क्या, तब की कंडीशन में दूरी निकाल लो। अब दूर हो गया ना सन से, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, AE है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, इस ग्रह से, जब ग्रह कहाँ है, दूर स्थित है, तब से इस सूर्य की दूरी कितनी हो गई, टोटल ऐड कर देंगे ना, a प्लस AE दूरी आएगी। तब दूरी कितनी हो गई, a प्लस AE, है ना, मतलब a कॉमन होएगा, अंदर बचेगा क्या, 1 प्लस E। तो ये कब की कंडीशन में है, जब ग्रह सूर्य से बहुत दूर हो। ठीक है ना, तब की कंडीशन में क्या है, प्लस हो जाएगा, a बाहर 1 प्लस C, और जब ग्रह सूर्य के बहुत पास हो तो a बाहर अंदर 1 माइनस C। तो पास वाली कंडीशन में दूरी ये होगी। ठीक है, ये सबसे कम की दूरी है, जब ग्रह सूर्य के बहुत पास होगा तब की दूरी, इससे कम की दूरी नहीं हो सकती। ठीक है ना, और जब ग्रह सूर्य से अधिक दूर है तब की कंडीशन में ये दूरी, और इससे अधिक दूरी भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं E की। ठीक है ना, E हमारे पास क्या है, तो E को अपन बोलते हैं उत्केंद्रता। ठीक है, E को बोलते हैं उत्केंद्रता। ठीक है, उत्केंद्रता क्या चीज़ है, ये उत्केंद्रता यह बतलाती है कि ये जो दीर्घवृत्त है हमारी, है ना, इलिप्स है, वह कितनी चपटी हुई है। ठीक है, कितनी दबी हुई है, ये हमको उत्केंद्रता बतलाती है। E की वैल्यू हमें बतलाती है कि यह जो दीर्घवृत्त है वह कितनी चपटी हुई है, और इसकी वैल्यू जो होती है वह क्या होती है, वह 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। E की वैल्यू हमेशा हमको 0 से बड़ी मिलेगी और 1 से छोटी मिलेगी। ठीक है, यदि E इक्वल टू 0 है, यदि E 0 निकल जाए तो ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है वह क्या हो जाएगा, वह वृत्त हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। E डैश टू 0, यदि E 0 के बराबर हो गया तो ये दीर्घवृत्त न होकर क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। क्यों, E क्या है कि वह वृत्त हमारी कितनी दबी हुई है, E 0 मतलब उत्केंद्रता है ही नहीं। ठीक है, वह दबी ही नहीं, जब दबी नहीं मतलब वह वृत्त की शेप में है। और जैसे जैसे इसका मान 0 से 1 की ओर बढ़ते जाता है, जैसे जैसे इसका मान 0 से बढ़ा और 1 की ओर पहुंचते जाता है, वैसे वैसे ये क्या होने लगता है, दीर्घवृत्त होने लगता है। ठीक है, और 1 पहुंचते तक यह पूरी तरह से इलिप्स हो जाता है, पूरी तरह से दीर्घवृत्त हो जाता है, जब E की वैल्यू एग्जैक्ट 1 होती है। ठीक है, तब यह पूरी तरह से दीर्घवृत्त हो जाता है। ठीक, तो ये था कुछ दीर्घवृत्त के बारे में। ठीक है, कुछ इंट्रो था।
तो कीपलर का पहला नियम क्या कहता है कि ग्रह को, कीपलर का फर्स्ट लॉ, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। ठीक है, ये कोई ग्रह है, यह सूर्य के, यह अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है सूर्य के चारों ओर, और सूर्य कहाँ पर स्थित होता है, उसके नाभि पर। इस नियम को अपन लॉ ऑफ ऑर्बिट मीन्स कक्षा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था कीपलर का पहला नियम कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में, ठीक है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमा करता है, और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है, सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। इसे हम कक्षा का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक ग्रह की कक्षा अलग अलग होती है, सभी ग्रह की कक्षाएं अलग अलग हैं, है ना। ये जैसे मान लेते हैं अर्थ की कक्षा है, ठीक, ऐसे ही दूसरे ग्रह की बुध और सबसे पास वाली ग्रह है तो उसकी कक्षा अलग होगी, फिर उसकी कक्षा अलग होगी। ठीक, तो ऐसे हर ग्रह की कक्षा अलग अलग होती है। ठीक है ना। अब देखो जैसा कि हमको कह दिया गया कि जो सूर्य है वह कहाँ नाभि पर स्थित है, और इसके चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में ग्रह क्या कर रहे हैं, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी कक्षाओं में, अपनी अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन सन भी स्थिर थोड़ी ना है ना, सन भी स्थिर ठहरी हुई नहीं है। सन क्या कर रही है, इस आकाशगंगा में, इस आकाशगंगा की मिल्की वे की परिक्रमा सूर्य भी कर रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं सूर्य का जो पथ है, सूर्य भी परिक्रमा कर रही है, तो सूर्य का जो परिक्रमण पथ है वह मान लेते हैं ऐसी है। ठीक है, ऐसे वह भी इसी मिल्की वे की परिक्रमा कर रही है आकाशगंगा की। ठीक है, चूँकि इस ब्रह्मांड में कई बहुत सारी आकाशगंगाएँ हैं, और एक आकाशगंगा में मिलियंस ऑफ स्टार हैं, बहुत सारे तारे हैं, जिसमें से एक तारा हमारा सूर्य है, और इसके सौरमंडल है, इसके ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं इसके। तो इसके 8 ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं लेकिन सूर्य भी एक स्टार है। ठीक है, एक मिल्की वे का आकाशगंगा का, तो यह सूर्य भी उस आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। तो यदि हम ज़रा गौर से देखें तो सूर्य अगर ये इस मिल्की वे की परिक्रमा कर रहा है ऐसे, है ना, तो सूर्य मान लेते हैं यहाँ पर है, फिर किस टाइम पर यहाँ पे आएगा, फिर किसी इंस्टेंट पर यहाँ पे आएगा। तो कहने का मतलब जो ग्रह है ना वह भी ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक, अब सूर्य भी ऐसे आगे बढ़ रही है, तो कहने का मतलब कि ग्रह उस सूर्य के साथ साथ ऐसे दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते जा रहे हैं। ठीक है, वह चूँकि सूर्य भी स्थिर नहीं है तो मिल्की वे की परिक्रमा ग्रह भी कर रहे हैं। ठीक, तो ये था कीपलर्स फर्स्ट लॉ, कीपलर का पहला नियम। ठीक है, डायग्राम आप नोट करना चाहो, लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कीपलर्स सेकेंड लॉ की। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अभी आ जाएगा लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, क्षेत्रफल का नियम, कीपलर्स सेकेंड लॉ, कीपलर्स सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। ठीक, क्षेत्रफल का नियम, क्षेत्रफल का नियम। तो कीपलर ने सेकेंड लॉ में अपने कहा, और ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, कीपलर का दूसरा और तीसरा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कीपलर ने सेकेंड लॉ में कहा कि कोई भी ग्रह, ठीक है, कोई ग्रह है, उस ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। मतलब सेकेंड लॉ जो है वह क्षेत्रफल का लॉ है कि समान समयांतराल में, हाँ लेकिन समयांतराल समान होना चाहिए, समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। कौन, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल, समान एरिया, इक्वल एरिया ट्रेवल कर जाती है। ठीक है, तय कर जाती है, पार कर जाती है। ठीक है, इस नियम को अपन क्या कहते हैं, क्षेत्रफल का नियम। ओके, तो चलो बना लो फिर से भाई, परिक्रमा करनी है। ठीक है, ये हो गया क्या, एक दीर्घवृत्त, ठीक है, या दीर्घवृत्तीय कक्षा कह सकते हैं, है ना, दीर्घवृत्तीय कक्षा। इसमें यहाँ पे है कौन, सन है। ठीक, यहाँ पे है कौन, सन, जिसकी परिक्रमा करेगा कौन, अर्थ हमारी, या कोई भी प्लेनेट, कोई भी ग्रह, मान लेते हैं हमारी अर्थ ही है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, हाँ देखो, तो मान लेते हैं कि
पहले ग्रह यहाँ पर है, ठीक है, फिर कुछ समय के बाद ग्रह कहाँ पहुँच गई, इस पॉइंट पर। तो इसको मिलाने वाली रेखा जो है, अब क्षेत्रफल बनाना है ना हमें, क्षेत्रफल कैसे बनेगा, एक एरिया कवर करना पड़ेगा। मतलब कुछ समय के बाद जो है यह पिंड मान लेते हैं कि बहुत कम समय के लिए, कितने समय के लिए मान लेते हैं, बहुत कम समय मान लेते हैं, dt समय बाद ये कितना एरिया कवर कर लेती है, dA एरिया। अब चूँकि समय कम है, dA क्या है, अल्प समय है, तो अल्प समय में अल्प एरिया ही कवर कर पाएगी, ठीक है, अल्प क्षेत्रफल तय कर पाएगी। तो मान लेते हैं कि यह dt समय में dA एरिया कवर कर लेती है, बहुत कम समय में बहुत कम एरिया। अब समयांतराल कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ज़रा इसको हम बनाने के बाद बता रहे हैं, ठीक है। इसको अपन कवर करते हैं ऐसे, यहाँ पे क्षेत्रफल बनाते हैं, ठीक। अब इसको कवर अप करो, तो क्षेत्रफल का नियम कहता है कि समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि ये जो उसको पॉइंट अपन नाम दें A, इसको नाम दें B, इसको नाम दें C, इसको नाम दें D। तो ये जो एरिया है देखो ये बहुत पास है, ठीक है। यहाँ पे स्थिति क्या है सूर्य की, ग्रह की, कि वह सूर्य के बहुत पास है। और यहाँ पर स्थिति क्या है प्लैनेट की, ग्रह की, कि वह सूर्य से बहुत दूर है। तो जब प्लैनेट सूर्य के बहुत पास स्थित होता है, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। जब सूर्य के पास होता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है, और जब वह ग्रह सूर्य से दूर जाती है तो उसकी चाल कम हो जाती है। मतलब अगर इसके चाल को अपन नाम दें क्या V1, ठीक है, इसके चाल को अपन नाम दें V1 और इसके चाल को नाम दें अपन V2, ठीक है। चूँकि ये ऐसे गति कर रही है ना, ये इधर आएगी, इसका वेग, इसकी चाल इधर हो जाएगी। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी V2 से, ठीक है। V1 इज़ ग्रेटर देन V2, सही है ना। V1 इज़ ग्रेटर देन V2, V1 की वैल्यू अधिक होगी, क्योंकि सूर्य यदि पास स्थित है, ग्रह यदि पास स्थित है सूर्य के, तो उस समय चाल उसकी अधिक होगी। जब दूर है तो वह उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी, दूर जैसे जैसे जाती जाएगी स्पीड उसकी, चाल उसकी कम होती जाएगी। इसीलिए जब दूर स्थित होती है तो वह उसकी रेखीय चाल कम हो जाती है, चाल कम हो जाती है, रेखीय चाल कम हो जाती है। जब पास होती है तो उसकी रेखीय चाल अधिक होती है, ठीक है, उसकी रेखीय चाल अधिक होती है। ये मैंने समझाने के लिए बता दिया। और ये समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समयांतराल में मतलब एक और स्थिति ले लो, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है ऐसे, ठीक, तो इसको मिला देते हैं अपन। तो ये जो एरिया बनेगा अब ये वाला, तो ये तीनों एरियाज क्या होंगे, इसको नाम दें CDEF नाम दे लो, चलो ठीक है। तो सबका क्षेत्रफल कितना होगा, समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल, समझने के लिए इसका क्षेत्रफल A1 माना हमने, इसका क्षेत्रफल A2 माना हमने, इसका क्षेत्रफल A3 माना हमने। तो क्या ये तीनों एरिया आपस में बराबर होंगे? केपलर का नियम कहता है कि ये समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती हैं। तो A क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। तो क्या तीनों के क्षेत्रफल समान होंगे? हाँ, तीनों के क्षेत्रफल समान होंगे। कब? जब समयांतराल समान हो, ठीक है, जब समयांतराल समान हो, इक्वल हो। जब समयांतराल समान होगा तभी की कंडीशन। यदि समयांतराल समान नहीं है तो ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। यदि अब इसको अपन dd टाइम पर देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी dd टाइम पर देखें, इसको भी dd टाइम पर देखें, मतलब उतने ही टाइम पर हमको एग्जैक्ट देखना है, ठीक। अगर कहने का मतलब कि यदि हम 10 दिन में प्लैनेट A से B तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे यदि हम जब सूर्य के पास थी तब की कंडीशन में 10 दिन में वह उसने कितना एरिया कवर किया, ठीक। फिर इस पॉइंट पर देखें कि इस पॉइंट पर 10 दिन में उसने कितना एरिया कवर किया। फिर यहाँ पर देखें 10 दिन बाद 10 दिन में उसने कितना एरिया कवर किया। तो हमको पता चलेगा कि यदि हम 10 दिन में ही टाइम अंतराल, समयांतराल यदि हमारा 10 दिन का ही है, समान है, तो क्षेत्रफल भी समान होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये बहुत पास स्थित है, ग्रह सूर्य के बहुत पास स्थित है, तो यहाँ पर इसका वेग अधिक हो गया, ठीक, वेग अधिक हो गया,
तो ये अधिक स्पीड से ज़्यादा क्षेत्रफल तय कर ली। ऐसा दिखने में आ रहा है कि ये क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा तय हो गया, और चूंकि ये दूर स्थित है ना, तो क्षेत्रफल हमको यहाँ से ये क्या, हमको क्या दिख रहा है, ये इसकी रेखीय चाल कम हुई और ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाई, और यहाँ पे ये अधिक दूरी तय कर पा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, तो वह अधिक दूरी तय कर पा रही है। यहाँ पे दूरी अधिक होने के कारण, सूर्य से दूरी अधिक होने के कारण वह कम दूरी तय कर पा रही है, लेकिन क्षेत्रफल समान है। चूंकि यहाँ पे क्षेत्रफल लंबा है, ठीक है, बड़ा सा है, यहाँ पे क्षेत्रफल छोटा है, तो समान समयांतराल में इसका एरिया, ये एरिया, तीनों एरिया आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तीनों एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब की कंडीशन में, कब की कंडीशन में इक्वल होंगे, जब वह समान समयांतराल में, हम देखेंगे समान समयांतराल में उनका जब हम एरिया देखेंगे, ठीक है, तब की कंडीशन में। कहने का मतलब कि A1 डिवाइड बाई T1 इक्वल A2 डिवाइड बाई T2 इक्वल टू A3 डिवाइड बाई T3। ठीक है, सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सब नियत होगा। ठीक है, सब नियत हो जाएगा, है ना। A1 बाई T1 इक्वल टू A2 बाई T2 इक्वल टू A3 बाई T3। ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में नियत हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू परिवर्तित नहीं होगी, इनकी वैल्यू बदलेगी नहीं। ठीक है, अब जैसे कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर हमने पढ़ा है ना, क्या, स्थिति में परिवर्तन बटे समय, मतलब ds बाई dt क्या है, वेग है। उसी तरह यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं एरिया वेलोसिटी, क्षेत्रफली चाल देख रहे हैं, क्षेत्रफल चाल, क्षेत्रीय चाल, है ना। तो क्षेत्रीय चाल के लिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय चाल के लिए क्या हो जाएगा, एरिया बटे क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रीय चाल भी हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय चाल की, तो क्षेत्रीय चाल भी क्या हो जाएगा, जैसे कि वेग बराबर क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, वैसे ही क्षेत्रीय चाल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे समय। ठीक है, तो ये अपना क्या निकलेगा, ये निकलेगा नियतांक, ये नियत होगा, ये बदलेगा नहीं। ये इस चीज़ को हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये चीज़ को हमको प्रूव करना है, हमको प्रूव करके हम बताएंगे। तो ग्रह सूर्य के परितः नियत चाल से गति नहीं करती, जो ग्रह होती है वह सूर्य के परितः नियत चाल से गति नहीं करती, समान चाल से गति नहीं करती सूर्य। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पे केंद्र पर नहीं है। अगर सर्कल होता, सपोज दैट अगर सर्कल होता, सर्कल के अगर सेंटर पे होता सन, ठीक है ना, तो सभी बिंदु की दूरी क्या होती, यहाँ से समान होती। तब की कंडीशन में क्या होता, तब की कंडीशन में इन ग्रहों की जो चाल है वह नियत होती। लेकिन अब ये क्या है, दीर्घवृत्त है, इलिप्स है हमारे पास, है ना, दीर्घवृत्त है, और दीर्घवृत्त के नाभि पर सूर्य स्थित है। तो कहीं पर ग्रह बहुत पास होगा इस सूर्य के, कहीं पर ग्रह बहुत दूर होगा इस सूर्य से। अतः ग्रह सूर्य के परितः नियत चाल से गति नहीं कर पाते, है ना। जब ग्रह सूर्य के परितः होती है तो उसकी रेखीय चाल क्या होती है, तो उसकी चाल बहुत अधिक होती है। जब ग्रह सूर्य के बहुत पास होगी तो चाल अधिक होगी, दूर होगी तो कम हो जाएगी। और ग्रहों की क्षेत्रीय चाल समान होती है। क्षेत्रीय चाल की बात करें तो समान होती है, मतलब नियत होती है, मतलब dA बाई dt इक्वल टू नियतांक होगा, नियत होगा। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है, यही चीज़ हमको प्रूफ करना है कि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। ठीक है, तो इसको, ठीक है, इसको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। अब बात हम करेंगे इसको, इसकी प्रूफ की। ठीक है, तो इसके लिए अपन फिर से वही एक डायग्राम बना लेते हैं। ओके, डायग्राम बना लेते हैं क्या, इलिप्स का। यहाँ पर है सन, ठीक है, और मान लेते हैं पास है तो एरिया, पास है तो क्या होगा, पास है तो बताओ एरिया ज़्यादा कवर करेगी ना, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यहाँ पे। और दूर है तो, और दूर है तो कम एरिया चल पाएगी। सही है, दूर है तो सॉरी एरिया समान होगा, लेकिन यहाँ पे जो दूरी होगी वह कम हो जाएगी यहाँ की तुलना में। यहाँ पे दूरी अधिक होगी, यहाँ पे दूरी हो जाएगी कम। क्यों? क्योंकि दूर जाने की स्पीड ग्रह की कम हो जाएगी सूर्य से दूर जाने की कंडीशन पे। अब देखो, यदि हम समान समयांतराल की बात करें,
यदि हम dt समय की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम dt समय की बात कर रहे हैं, तो dt समय में चूंकि समय कम है तो क्षेत्रफल भी कम ट्रेवल का होगा ना, क्षेत्रफल भी कम होगा। मतलब बहुत कम समय में देखें तो प्लेनेट यहाँ से यहाँ बनाने, तो कहने का मतलब कि प्लेनेट यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, बहुत पास जा रही है। बहुत कम समय में देख रहे हैं तो प्लेनेट बहुत धीरे से मोशन करके थोड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है, जब थोड़ी आगे बढ़ेगी प्लेनेट तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, अल्प होगा dA। यहाँ पे भी क्षेत्रफल क्या होगा, अल्प होगा dA। ठीक है, अब ग्रह द्वारा चली गई जो दूरी है, यदि हम इसको पॉइंट मान लें क्या A B C D, तो यहाँ पे देखें ग्रह द्वारा चली गई दूरी AB कितना ट्रेवल कर रही है। यदि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लें अपन R है, ठीक है, और इस ग्रह का वेग इस दिशा में होगा ना V, ग्रह का वेग किस दिशा में, इस दिशा में V, चूंकि ये V चाल से गति कर रही है, इसकी स्पीड, ये रुकी थोड़ी ना है, ये चलती रही है। ठीक है, चल रही है, तो इसकी वेग, इसका वेग या रेखीय चाल कितना है, चाल इसका भी है। तो दूरी AB, ठीक है, कितना दूरी ट्रेवल कर रही है, दूरी कितना AB, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितना है, चाल है V, चाल कितना है दूरी बराबर AB इक्वल टू दूरी निकाल लो, तो चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी कितनी है, दूरी तो अपन निकालना है, चाल गुणी समय कर दो, तो चाल कितना है V है। ठीक है, इसकी चाल कितनी है V, और समय कितना है, समय अपन dt ले रहे हैं तो V dt। ठीक है, तो दूरी कितनी आ गई, AB इक्वल टू चाल गुणा समय, चाल V और समय है dt। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे इसका। ठीक है, एरिया यदि इसको हम S बोल दें, सन है, ठीक है, तो इसका एरिया निकालेंगे SAB, तो त्रिभुज बन रहा ना, त्रिभुज SAB का क्षेत्रफल। अब इसको जरा बाहर निकालो, ठीक है, इस क्षेत्रफल को बाहर निकालो, देखो ज़रा ये ऐसे बन रहा, ये ठीक है, इसको ऐसे मान सकते हैं, चूंकि ये बहुत अल्प डिस्टेंस है ना, dt समय में dA चल रहा है, dA चल रहा है, कहने का मतलब ये तो है क्या है, ये कर्व ऐसे, ठीक है ये ऐसे कर्व, समझ रहे हो ना। लेकिन dt समय की बात कर रहे हैं, मतलब प्लैनेट एकदम थोड़ी सी खिसक रही है। जब थोड़ी सी की बात करेंगे मतलब यहाँ से अपन यहाँ की बात कर रहे हैं, तो थोड़े से डिस्टेंस के लिए अपन उसको ऐसे परपेंडिकुलर मान सकते हैं ना, थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए परपेंडिकुलर माना जा सकता है। ठीक है, जब बहुत बड़ा डिस्टेंस लेंगे, जब बहुत बड़ा डिस्टेंस देखेंगे, जब डेल्टा टी समय देखेंगे, डेल्टा टी बड़े समय के लिए, तो हमको ये कर्व दिखाई देगा। लेकिन हम बहुत कम समय के लिए देखेंगे तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी, सरल रेखा नज़र आएगी, लंब नज़र आएगी हमें। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज SAB का क्षेत्रफल कितना है, SAB का क्षेत्रफल, अब इस क्षेत्रफल को हमने क्या कहा, DA कहा, अल्प क्षेत्रफल कहा, तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, DA लिख सकते हैं ना। त्रिभुज SAB का क्षेत्रफल, SAB के क्षेत्रफल को हमने क्या कहा, बहुत अल्प क्षेत्रफल है, इसको हमने DA बोल दिया। ठीक है, तो DA इक्वल टू 1/2 गुणे आधार, बेस कितना बन रहा R, ठीक है, बेस कितना है R, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितना ये, ठीक है, ये इस ऊंचाई की हम बात करें AB कितना हमने निकाल लिया VDT, ऊंचाई कितना AB ना, AB की वैल्यू VDT। ठीक है, अब DT को इधर ले आओ, तो DA बाई DT इक्वल DA, और ये DT इधर आ गया, तो बचा हाफ R। ठीक है, हाफ और V, यही बचा ना, हाफ RV बचा, DT उधर चला गया। अब DA बाई DT इक्वल टू, अब देखो V इंटू R क्या होता है, रेखीय संवेग। ठीक है, तो MVR अगर कर दें तो वो बन जाएगा कोणीय संवेग, तो इसमें M का गुणा करा लो, तो MRV डिवाइड बाई 2M, चूँकि M का हमने क्या किया, ऊपर और नीचे M को ले लिया, ऊपर हमने जब M लिया तो नीचे हमने डिनोमिनेटर में भी, हर में भी M ले लिया। ठीक है, तो मान अपरिवर्तित रहेगा इससे। तो हम जानते हैं कि VR इक्वल टू क्या होता है, रेखीय संवेग, है ना, लीनियर मोमेंटम, तो MVR इक्वल क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग, है ना। कोणीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग गुणे R, तो रेखीय संवेग MV क्या है, रेखीय संवेग, संवेग क्या, द्रव्यमान गुणा वेग, मतलब M इंटू V पे क्या बन गया, संवेग, मतलब रेखीय संवेग, इसमें R का गुणा हो गया तो ये बन गया कोणीय संवेग। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं क्या, L, मतलब DA बाई DT इक्वल टू L, ऊपर नीचे 2M। L क्या है, कोणीय संवेग, है ना।
तो यहाँ पे कोणीय संवेग नियत रहेगा। एल क्या है, एल है कांस्टेंट, ठीक है, और दो तो कांस्टेंट है ही है संख्या, और एम क्या है, मास ऑफ प्लेनेट, ठीक है, ग्रह का द्रव्यमान जैसे पृथ्वी, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी बदलने वाला नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों चीज़ कांस्टेंट हो गए। तो डी ए बाई डी टी इक्वल क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, या कांस्टेंट की इक्वल हम लिख दें एल बाई 2m, ठीक है ना। अब एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कोणीय संवेग कांस्टेंट होता है, ठीक है। कोणीय संवेग कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि कोणीय संवेग एल का फार्मूला होता है हमारे पास आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो देखो आर का डायरेक्शन इधर है, आर किधर है, इधर है, और एफ किधर होगा, एफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। हम जानते हैं दो पिंडों के बीच क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण का लगता है, तो आकर्षण मतलब इधर लगेगा, ठीक है। सन क्या करेगा, सन बड़ा सा ग्रह है, वह अर्थ को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो आर और एफ की दिशा क्या हो गई, आर और एफ की दिशा समान हो गई ना, तो मतलब इनके बीच बनने वाला कोण कितना हो गया, 180 का। जब 180 का कोण बनेगा तो आर एफ साइन 180, ठीक है, साइन 180, आर क्रॉस एफ मतलब सदिश गुणनफल साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 180, और साइन 0 0 साइन 180 0 मतलब ये 0। कहने का मतलब एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग कितना है, 0 है। जब कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग सॉरी यहाँ पे कोणीय संवेग 0 नहीं होगा, यहाँ पे टॉर्क 0 होगा, ठीक है, ये एल का फार्मूला नहीं, टॉर्क, ठीक है, आर क्रॉस एफ, टॉर्क यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक। टॉर्क मतलब होता है बाह्य बल आघूर्ण। तो ये बताओ, जैसे रेखीय संवेग है ना, तो रेखीय संवेग में अपन क्या करते हैं, यदि रेखीय संवेग को कांस्टेंट रखना है, नियत रखना है, तो क्या करें, बल बाह्य बल ना लगाएं। यदि बाह्य बल ना लगाएं तो संवेग क्या होगा, नियत रहेगा, रेखीय संवेग नियत रहेगा। तो बाह्य बल ना लगाएं तो रेखीय संवेग नियत है, तो यदि बाह्य बल आघूर्ण ना लगाएं तब की कंडीशन में कोणीय संवेग एल नियत है ना, तब की कंडीशन में कोणीय संवेग नियत रहेगा बाह्य बल आघूर्ण न लगाने से। और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, ठीक है, ये बात समझ आई ना, नहीं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ की क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है। उसके लिए ये था मैथमेटिकल डेरिवेशन, और यहाँ पे टाउ की वैल्यू 0 होगी, बाह्य बल आघूर्ण का मान 0 होगा, मतलब एल जो कोणीय संवेग है वह होगा नियतांक, क्योंकि यदि हम बाह्य बल न लगाएं तो रेखीय संवेग 0 होता है। उसी तरह यदि हम बाह्य बल आघूर्ण न लगाएं तो कोणीय संवेग का मान यदि हम बाह्य बल न लगाएं तो रेखीय संवेग नियत रहता है, और यदि बाह्य बल आघूर्ण न लगाएं तो कोणीय संवेग का मान नियत रहता है, ठीक है। बाह्य बल न लगाने से रेखीय संवेग नियत, बाह्य बल आघूर्ण न लगाने से कोणीय संवेग नियत, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ की बात करते हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, कोई ग्रह है, ठीक है, उसको सूर्य से मिलाने वाली रेखा या किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, ठीक है, किसी ग्रह के परिक्रमण काल को हम टी से दर्शाते हैं, इसका वर्ग, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली, ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी, ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी को हम आर से लेते हैं, आर के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। ये चीज़ हमको प्रूव करना है, ठीक है। डेफिनेशन आपकी बुक में पढ़ा हुआ है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, किसी ग्रह के, टी मीन्स परिक्रमण काल किसका, ग्रह का, केपलर का नियम पढ़ रहे हैं, मतलब ग्रह संबंधी नियम पढ़ रहे हैं, तो टी मतलब परिक्रमण काल किसका, ग्रह का, तो किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, ग्रह को सूर्य से ग्रह की माध्य दूरी, ठीक है, सूर्य से उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी या सूर्य से ग्रह की माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, कहने का मतलब टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। इसको हमको प्रूव करना है। तो हम जानते हैं कि कोई प्लैनेट है, ठीक है, वृद्धि कक्षा में किसी सन के चारों ओर क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, ठीक, इस पोजीशन पर देखें तो इस पे एक कौन सा फोर्स लगेगा, एक लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, एक गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होगा, एक बल लगेगा Fg वाला,
इसकी वैल्यू कितनी होगी कैपिटल जी। यदि इसके द्रव्यमान को हम कैपिटल एम माने, इसको स्मॉल एम माने, सन को कैपिटल एम, अर्थ को स्मॉल एम, मतलब किसी भी ग्रह को स्मॉल एम, तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई दूरी मान लें आर है तो आर का स्क्वायर। ठीक है, पहला इक्वेशन बना। और दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा, हम जानते हैं इस पर एक अभिकेंद्र बल भी लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ना, अभिकेंद्र बल भी लगेगा। वह किधर लगेगा, वह भी किधर लगेगा, सन की ओर, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा एक, अभिकेंद्र बल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल कौन सा, अभिकेंद्र बल क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर। वी जहाँ पे वी क्या है, इस का वी की चाल। ठीक है, इसकी चाल, एम की चाल, ग्रह की चाल। सेकेंड, अब ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, आपस में इक्वल होंगे तो इन दोनों समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एक आर से एक आर कैंसिल, कैपिटल एम से कैपिटल एम कैंसिल। ठीक है, अब बचा क्या ऊपर, यहाँ से बचा जी एम बाई आर और यहाँ से बचा वी स्क्वायर बस, यही ना, यहाँ से बचा वी स्क्वायर बस। अब वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू यदि हम इसके एक चक्कर की बात करें, परिक्रमण काल मतलब एक चक्कर, ठीक, एक चक्कर की बात करें तो टी की जो वैल्यू आएगी, वी की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, वी की जो वैल्यू, वी इक्वल क्या होता है, ओमेगा आर। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड करके बताया था पहले भी, वी इक्वल टू होता है ओमेगा आर या 2 पाई आर बाई टी। ये वैल्यू हमको याद कर लेना है अगर नहीं बनता तो। ठीक है, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर इक्वल टू वी की वैल्यू रख दो 2 पाई आर बाई कैपिटल टी का होल स्क्वायर। ओके, हाँ, तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, ये हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई कैपिटल टी का स्क्वायर। अब आर को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा ना, आर भाग में है, इधर आर भाग में, इधर जाएगा तो गुणे में, गुणे मतलब गुणे आर, मतलब आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। तो कैपिटल जी कैपिटल एम इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई टी स्क्वायर। टी को इधर ले जाओ, फार्मूला हमको इधर बैठाना ना, आर क्यूब हमको इधर दिख रहा, अब टी स्क्वायर नीचे तो टी स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो इसको हमको इधर दिखने लग जाएगा, तो टी स्क्वायर को हमने इधर ले गया, टी स्क्वायर इंटू जी एम है इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। अब जी एम को इधर ले आओ तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इधर इंटू आर क्यूब। अब देखो कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो नियत रहेगा ना। कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है सूर्य का द्रव्यमान, ये भी कांस्टेंट है, नियत है। 4 एक संख्या है, पाई ये भी क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, तो ये टर्म पूरा क्या बन गया, नियतांक। तो इसको लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। ठीक है, नियतांक है तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू, इसको के मान सकते हैं, कांस्टेंट मतलब के, तो के आर क्यूब। जब कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक अनुक्रमानुपाती चिन्ह, तो टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती आर क्यूब। ये था न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा के या ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो आज की क्लास में हमने देखा केपलर्स लॉ, केपलर के तीनों नियम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।